Hello friends, welcome to Study by Technology, and in our today's session we are going to discuss about the quantum mechanical model of atom. ये सेशन स्पेशली कुछ बच्चों के लिए जो अभी 11th में गए हैं और उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि किस तरह से हम लोगों की जो अभी तक हमने पढ़ाई की है केमिस्ट्री में या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है वो किस तरह से डिफरेंट हो जाएगा इन क्लास 11th और आगे की क्लासेस में. So let's begin our journey. Now, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो किस तरह से है और आगे चल के क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं. सो लेट्स से हम बात करते हैं सोडियम की. सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, राइट. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8 1. तो अगर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो रुदरफोर्ड और बाकी साइंटिस्ट की हेल्प से हम लोगों को अभी तक पता चला है वो क्या था कि आपका बीच में एक न्यूक्लियस है, देन वी हैव शेल्स लाइक दिस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, राइट. और इन शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगता है समझने में कि शायद हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता है. उसका रीज़न है कि हम लोगों का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डुअल नेचर शो करता है. आइए देखते हैं डुअल नेचर का क्या मतलब होता है. देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आपको इतना तो पता ही है अभी भी कि आपके एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होगा, राइट. और उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मोशन में है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी उसमें, राइट. जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मास और काइनेटिक एनर्जी है इट मीन्स कि वो पार्टिकल है, राइट. ओके, अच्छा. अब ग्रेजुअली पता चला, जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो हमें ये पता चला कि जिस तरह से लाइट वेव्स को हम डिफ्रैक्ट कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. तो वी हैव कम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड. अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफ्रैक्ट हो रहे हैं इट मीन्स कि उनके अंदर वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब वो वेव नेचर शो करते हैं. इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो वेव भी हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिकल भी हो सकते हैं और वेव भी हो सकते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डुअल नेचर. अब जब इस डुअल नेचर का पता चला तो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, राइट. और इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने फिर यूज़ किया प्रोबेबिलिटी को कि इसकी पोजीशन कहाँ पे हो सकती है. ये हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी आपने मैथ में पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, राइट. like number of events upon total number of events, number of favorable events upon total number of events, right. ये होती है प्रोबेबिलिटी. अब इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, राइट. और इसी तरीके से जब हमने फर्दर
एनालिसिस करनी शुरू की, तो हमारा एक नया मॉडल निकल के आया जिसको हमने बोला वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, यानी कि मैकेनिकल एक पार्टिकल का सिंबोलिज्म हो गया और वेव आपका वेव का सिंबोलिज्म हो गया, राइट। यानी कि अब जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं वो वेव भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी कि ऐसी कंडीशन जब आपका एक इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को शो करे, और उस बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके उसकी लोकेशन को पता करने की कोशिश करें कि वो कहाँ पे हो सकता है, राइट। अच्छा, अब ये डुअल बिहेवियर की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास अब इस इलेक्ट्रॉन के नेचर को डिफाइन करने का कोई और तरीका नहीं था। वो कहाँ पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, कितनी दूर होगा न्यूक्लियस से, ये सारी चीज़ें अब पता करना प्रॉब्लमेटिक हो गया था, राइट। इसको बाद में डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुई डी ब्रोगली, राइट। और इन्होंने क्या किया, अपनी एक इक्वेशन दी दैट इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। ऑलराइट, डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, आपकी क्रिकेट बॉल से लेके इलेक्ट्रॉन से लेके कोई भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होगी वो आपकी डुअल नेचर शो करेगी, राइट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है आपकी, वो हमेशा डुअल नेचर शो करेगी। वो एज अ वेव भी ट्रेवल करेगी और एज अ पार्टिकल भी ट्रेवल करेगी। यानी कि इस डी ब्रोगली इक्वेशन के हिसाब से जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होगा और उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, राइट, तो वो डुअल नेचर शो करेगी ऑब्जेक्ट, ओके। यानी कि अगर आप दौड़ते हैं, आप एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं, आप फुटबॉल के किक मारते हैं, वो मूव करती है, तो ये डुअल नेचर को शो कर रही है। डुअल नेचर का मतलब क्या है, आपका मास और वेलोसिटी तो है ही है, प्लस आपकी वेव के भी सारे टर्म्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जैसे आपका लैम्डा, वेवलेंथ, राइट, आपकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिसमें मास और वेलोसिटी भी होगा और वेव नेचर भी शो करती होगी, राइट। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो थी वो बनाई गई। डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे हुई, आइए देखते हैं। जब डी ब्रोगली इक्वेशन को डिफाइन किया गया, इसके अकॉर्डिंग लैम्डा यानी वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h, this h is a Planck's constant, h upon mv, okay. Let me describe these terms. This lambda is wavelength, m is mass, v is velocity, and h is
Planck's constant? राइट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हुई अराउंड 6.626 into 10 to the power minus 27. राइट, ये इक्वेशन हमको यूज करनी होगी जब भी हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास या वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा. ओके, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है लमसम अराउंड 150 ग्राम. ओके, और इसको बॉलर ने फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइन, अब अगर मैं चाहता हूं कि इसका वेवलेंथ निकाली जाए, ऑब्वियस सी बात है, आपकी मास है, वेलोसिटी है, बॉडी मूव कर रही है, तो ये डुअल नेचर शो करेगी, यानी कि पार्टिकल तो है ही, ये वेव नेचर भी शो करेगी. और वेव नेचर शो करने का मतलब है कि इसकी वेवलेंथ होगी, एंड दैट इज एच, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी. आप वैल्यूज रखिए लाइक 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अपॉन 150 into 2500. once you calculate it, ये आपको मिलेगी अराउंड 1.767 into 10 to the power minus 32 सेंटीमीटर. ये होगी आपकी एक क्रिकेट बॉल जिसका मास 150 ग्राम और 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रही है. उसकी वेवलेंथ होगी 1.767 into 10 to the power minus 32. I hope the concept is clear to you. It's a kind of an eye-opener. Okay? Have a nice time. Take care of yourself. Bye-bye.